गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विटलसी द्वारा जो विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया था, उन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसके अंतर्गत हमने चरवासी पशु चारण प्रदेश और व्यापारिक पशुपालन प्रदेश पढ़ लिया था। और अब हम जानेंगे स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश क्या होता है। इस प्रकार की कृषि अधिकतर आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों जैसे दक्षिण अमेरिका, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले आंतरिक क्षेत्रों में किया जाता है। कंपूचिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय भागों में इस प्रकार की कृषि व्यवस्था पाई जाती है। इसे असम में झूम, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैगिन, श्रीलंका में चेन्ना, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू आदि विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में नए प्रशस्त युग में इसे स्वीडन कहा जाता है, जिसका अर्थ वनों को जलाकर कृषि करना है। स्थानांतरणशील कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है, इस कृषि में उपयुक्त जगह पर जंगल साफ करके किसान खेत बनाते हैं। इन खेतों पर साल 2 साल खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेत बना लेते हैं। परिणामतः खेत जंगलों में छिटपुट बिखरे होते हैं, अतएव निवासियों का जीवन भी स्थानांतरणशील होता है। दूसरा है, इस कृषि में फसलों का ही महत्व होता है। फसलों में धान, मक्का तथा ज्वार बाजरा प्रमुख होते हैं। जलवायु के परिवर्तित दशाओं के कारण विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अनाज की प्रमुखता रहती है। उदाहरण के लिए भारत में धान और मक्का, अफ्रीका में ज्वार बाजरा, अमेजन बेसिन तथा मध्य अमेरिका क्षेत्रों में मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इन प्रदेशों में कुछ और भी फसलें होने लगी हैं, जिनमें कहीं गन्ना, कहीं आम, कहीं मैनियोक की प्रधानता है। बहुत से क्षेत्रों में शाक सब्जी की खेती तथा मुर्गियों का पालन भी किया जाता है। तीसरी विशेषता है, इस प्रकार की कृषि में कृषि साधनों का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ खुरपी, नुकीली लकड़ी में खेत खोदकर उसमें बीज डालने होते हैं। बोने के बाद साधारण निराई बुआई के अतिरिक्त फसल उपजाने के लिए अन्य कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार की कृषि में पूंजी और श्रम दोनों की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसकी चौथी विशेषता है, इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है संसाधनों का अभाव। लोगों को पर्याप्त भोजन की प्राप्ति कृषि से नहीं होती, अतः उन्हें मछली मारकर शिकार आदि से अपना कार्य चलाना पड़ता है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कृषि अवैज्ञानिक तथा अव्यवस्थित है, पर कई विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि वास्तव में यह कृषि पद्धति अपने में बड़ी व्यवस्थित तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वातावरण से अच्छा सामंजस्य स्थापित करती है। इस कृषि का वास्तविक स्वरूप इसकी प्रक्रिया में झलकता है। अब चौथा कृषि प्रदेश है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। इस प्रकार की कृषि भी विश्व के उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि विशेषताएं वही होती हैं जहाँ स्थानांतरणशील कृषि की जाती, लेकिन इनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः यह कृषि पद्धति स्थानांतरणशील कृषि से विकसित हुई है। जहाँ कहीं प्राकृतिक दशाएं अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मिलती हैं, वहाँ स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है। प्राकृतिक सुविधाएं अधिक होने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कृषि का यह स्वरूप मिलता है। इन प्रदेशों में धान की कृषि अधिक होती है। बहुत से स्थलों पर मसाले की कृषि सफलतापूर्वक की जाने लगी है, अतः ऐसे स्थानों पर जनसंख्या स्थायी रूप से निवास करने लगी है। यहाँ की भूमि गहन कृषि के लिए अधिक अनुकूल है, जिसके कारण मानव इन क्षेत्रों में स्थायी कृषि कर रहा है। इन प्रदेशों में पशुओं को भी अधिक महत्व दिया जाता है। गाय, बैल, भैंस, घोड़े, खच्चर, भेड़, बकरी आदि पशु स्थान एवं क्षेत्र के अनुरूप पाए जाते हैं। ये क्षेत्र बागाती कृषि क्षेत्रों के समीप स्थित हैं।
लेकिन यहाँ बागानों के लिए उपयुक्त सभी दशाएं उपलब्ध नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है उनमें भी इस प्रकार की कृषि मिलती है। अब इसके बाद हम देखेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया में केंद्रित है, जहाँ पर विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में इस तरह की कृषि के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं प्राप्त हैं, फलतः गहन कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला है, इस प्रदेश की मुख्य उपज चावल है। प्रायः सभी कृषि क्षेत्र पर वर्ष में 2-3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं तथा मक्का आदि प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। अन्य फसलें खाद्यान्नों के पूरक के तौर पर उगाई जाती हैं। दूसरी विशेषता है, पशुपालन का कार्य गौण होते हुए भी इस प्रदेश की कृषि मुख्यतः पशुओं पर ही आधारित होती है। इनका प्रयोग कृषि के हर कार्य में होता है। चारागाह के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती, बल्कि पशुओं को फसल से प्राप्त भूसा खिलाया जाता है तथा कई फसलें ऐसी भी उत्पादित की जाती हैं जिन्हें पशुओं को खिलाया जाता है। इनमें ज्वार, बाजरा, खसारी, चरी आदि मुख्य है। बोझा ढोने के लिए ऊंट, खच्चर, दूध एवं मांस के लिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पशु पाले जाते हैं। पशुओं के गोबर का प्रयोग खाद एवं ईंधन के लिए किया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है, इस कृषि प्रदेश की कृषि पद्धतियां अन्य प्रदेशों से पूर्णतः भिन्न हैं। यहाँ कृषि श्रम प्रधान है। पूंजी का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। मशीन क्रांति का प्रभाव अभी इस क्षेत्र में बहुत कम हुआ है। कृषि कार्य अधिकांशतः पुराने तरीकों, पशुओं तथा श्रम की सहायता से की जाती है। इनमें पशु एवं वनस्पति खाद का प्रयोग अधिक होता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत ही सीमित है। इन प्रदेशों की कृषि का परिस्थिति से पूर्ण सामंजस्य है। परिस्थितियों के परिवर्तन पर ही उनकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। इसकी चौथी विशेषता है, यहाँ खेत और बिखरे होते हैं, जिसका सर्वप्रमुख कारण परिवार बंटवारा है। ऐसे क्षेत्रों में काफ़ी जमीन मेढ़ों में घिर जाती है। खेतों का आकार छोटा होने के कारण मशीन इत्यादि से खेती करने में काफ़ी परेशानी होती है तथा इससे सिंचाई आदि में कठिनाई होती है। इन प्रदेशों में किसानों का जीवन स्तर निम्न कोटि का मिलता है। वे निर्धन हैं, भाग्य को प्रबल मानकर चलते हैं। विकास के लिए इनके पास साधन नहीं रहता, इसलिए मशीनीकरण को अपनाने में समर्थ नहीं होते। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी अन्य प्रदेशों के लोगों की अपेक्षा कम होती है और जीवन की सुविधाएं भी इन्हें बहुत कम प्राप्त हैं। इसकी अन्य विशेषता है, इस प्रदेश में कृषि का स्वरूप अधिकांशतः आत्मनिर्वाहक होता है। फसलों में विशेष रूप से ही फसलें उगाई जाती हैं जो अपने उपयोग के लिए होती हैं। पैदावार इतनी नहीं हो पाती जिसका निर्यात किया जा सके। स्थानीय पूर्ति भी कठिनाई से हो पाती है। प्रायः अनेक देशों को खाद्यान्न का आयात ही करना पड़ता है। कुछ कम आबादी वाले देश अवश्य ही अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का कार्य कर पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। मानसून एशिया में चावल के घने क्षेत्र को छोड़कर शेष भागों में जहाँ पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है, वहाँ पर गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन एवं तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इनमें खाद्यान्न फसलों का महत्व अधिक होता है। जहाँ पर्याप्त नमी मिलती है, वहाँ वर्षा ऋतु में चावल की भी कृषि की जाती है। इस कृषि की वे ही विशेषताएं हैं जो चावल प्रधान कृषि की होती हैं। इनमें भी उत्पादन का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय जीवन निर्वाह होता है। मुद्रादायिनी फसलों का क्षेत्र कम होता है। कृषि के लिए श्रम मानव तथा पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। गौण रूप से इन पशुओं से दूध एवं मांस प्राप्त किया जाता है। नगरों के समीप पशुपालन को व्यावसायिक रूप से अवश्य प्राप्त होता है। अब इसके बाद है 7वां व्यापारिक बागाती कृषि। इस प्रकार की कृषि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में की जाती है, परंतु कृषि प्रदेशों की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि अधिक महत्वपूर्ण है। यह 3 क्षेत्रों लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कोको, कपास, केला तथा नारियल हैं।
कुछ विद्वान गन्ना को भी बागाती फसल मानते हैं, क्योंकि गन्ना भी एक बार बो देने पर कई वर्षों तक उत्पादन देता है। लेकिन वास्तव में गन्ना बागाती फसल नहीं है। इस कृषि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला है, इस प्रकार की कृषि किसी भी क्षेत्र के एक छोटे भाग पर ही की जाती है। फलतः इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है। एक क्षेत्र में एक या दो फसलें प्रधानतः उपजाई जाती हैं, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका में केला, क्यूबा में गन्ना, पेरू समुद्र तट पर कपास एवं गन्ना, ब्राज़ील पठार पर कहवा तथा समुद्र तट पर गन्ना और कोको। पूर्वी अफ्रीका में कहवा, भारत के दक्षिण भाग में नारियल एवं कहवा तथा असम, दार्जिलिंग व नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय, श्रीलंका के पठारी भाग में चाय, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में रबड़ की प्रमुख जो फसलें हैं मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसकी तीसरी विशेषता है, यह कृषि बड़े बड़े फार्मों पर होती है। फार्मों पर ही बागान कार्यालय, माल तैयार करने के कारखाने तथा श्रमिकों के आवास आदि की व्यवस्था रहती है। इस कृषि प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली सभी फसलों को अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कृषि प्रदेश में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादित फसलों की खपत शीतोष्णकटिबंधीय देशों में अधिक होती है। अतः इन कृषि क्षेत्रों से फसल उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जिससे यह कृषि एक व्यापारिक स्वरूप ले लेती है। इन कृषि प्रदेशों में फसलों को प्रायः उन्हीं स्थानों पर उगाया जाता है जहां परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हों, जिससे उत्पादों के परिवहन में कठिनाई ना हो। अब इसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था विश्व के समस्त भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है, जिनमें भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया तथा मोरक्को देशों के तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण पश्चिम तटवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। इस प्रकार के इस प्रदेश में निर्वहन तथा व्यापारिक दो प्रकार की कृषि पद्धति विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों में साथ साथ मिलती है। यही कारण है कि इस प्रदेश का नामकरण कृषि की किसी विशेषता के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि भौगोलिक प्रदेश के आधार पर किया गया है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस कृषि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों एवं पशुओं का अद्भुत सहचर्य मिलता है। कहीं खाद्यान्नों की प्रधानता है तो कहीं फलों और सब्जियों का उत्पादन प्रमुख है। उसी प्रकार कहीं पशुपालन दुग्ध के लिए होता है तो कहीं मांस के लिए होता है। इस कृषि प्रदेश में कृषि के निर्वहन और व्यापारिक दोनों स्वरूप मिलते हैं। कहीं कुछ फसलें उत्पादन एवं पशुपालन निर्वहन स्तर पर होता है तो कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ फसलें मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें से पहला है शीतकालीन फसलें। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में यह वर्षा ऋतु में होती हैं। वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही खाद्यान्न फसलें, जिनमें गेहूँ तथा जौ की प्रधानता होती हैं, बो दी जाती हैं, जो बसंत ऋतु तक पककर तैयार हो जाती हैं। परंतु जहाँ वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, वहाँ शुष्क कृषि प्रणाली द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त आलू, टमाटर, सेम, प्याज, मटर, चुकंदर आदि साग सब्जियों का व्यापारिक महत्व अधिक है। इसके बाद दूसरी जो फसल होती है वो है ग्रीष्मकालीन फसलें। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, लेकिन जहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ कई प्रकार के फल, सब्जियां तथा पशुओं के चारे की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें अंगूर की खेती का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंगूर के अतिरिक्त रसदार फल तथा सेब और नाशपाती आदि भी उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है बिना सिंचाई की फसलें। इन फसलों में जैतून एवं खजूर प्रमुख हैं, जो उबड़-खाबड़ धरातल पर उगाए जाते हैं। जैतून के वृक्ष की परस्पर दूरी 10 मीटर के करीब होती है। इन रिक्त स्थानों में अन्य फसलें उगाई जाती हैं। अंजीर का वृक्ष वर्ष में 2 बार फल देता है।
जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ बिना सिंचाई के अंगूर की कृषि की जाती है। इस कृषि प्रदेश में पशुओं का महत्व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। किसी क्षेत्र में पशुओं की अधिकता होती है और फसलें गौण रूप में उगाई जाती हैं, तो कहीं फसलों का उत्पादन भी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बाकी जो कृषि प्रदेश हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।